वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये पोल पे उठने लगा तो निधि ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, आप इस हालत में कहाँ जा रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए। इस पर अभरम ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे टर्टल, इस घर में ही है। इस सुन निधि ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप रेडी होकर उसके हाथ साथ हॉल में आई। हॉल में सभी मौजूद थे, टाइगर, जैगवार, पाइथन, सारे सर्वेंट और शीला, वो भी सभी वहाँ मौजूद थे। और जैसे ही सबने अभरम को देखा, सबने एक साथ अपनी पलकें झुका ली। अभरम सोफे पर जाकर बैठ गया और उसने अपने बगल खड़ी निधि को बैठने का इशारा किया तो वो भी उसके बगल बैठ गई। अभरम ने अपनी ठंडी नजर सब पर डाली और सबको देखते हुए उसने कहा, भले कि अपने पिंजरे से बाहर कैसे आया? उसकी आवाज में रोब था, उसका कहता ये पर यह सुनकर भी सभी खामोश थे। किसी को कुछ ना बोलते देखकर अब्रम ने फिर कहा, जिसने ये किया है वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाए, वरना अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो मौत से भी पूरी मौत दूंगा। ये सुनते ही सबका रोम रोम कांप उठा। अब्रम की सजा से सब वाकिफ थे। वो दोषी को सजा देने में कोई कंजूसी नहीं करता था और आए दिन विला के लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज भी गूंजती रहती थी। सब उसके कहे से अच्छी तरह जानते थे, पर अभी सब खामोश थे। अभी भी सबको चुप देखकर अब हमने टाइगर की तरफ देखा तो वहीं नहीं थी। सभी सर्वेंट को देखते हुए खुद से बोली, ये बागड़ बिल्ले का दिमाग खराब हो गया है क्या? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्लेकी को पिंजरे से बाहर निकालने वाला इनमें से कोई है कि यहाँ तो सभी ब्लेकी से बहुत डरते हैं, फिर उसे पिंजरे से बाहर निकालने की हिम्मत कौन कर सकता है? इधर नीति ने खुद से सवाल किया और उधर टाइगर ने सर्वेंट की लाइन में खड़े एक शख्स पर उंगली पॉइंट कर दी। जैसे ही अब्रम ने उसकी उंगली की दिशा में देखा तो उसकी आंखें गुस्से में जलने लगी। अचानक से उसका शरीर इतना गर्म हो गया कि उसके पास बैठी नहीं थी भी उसके गुस्से की तपिश को अपने ऊपर महसूस कर रही थी। उसने तिरछी नजरों से अब्रम को देखा और खुद से बोली, ये अचानक से हमें इतनी गर्मी क्यों लगने लगी? ये बागड़ बिल्ले ज्वालामुखी क्यों बन गए हैं? और ये ज्वालामुखी किस पर फटने वाला है? खुद से बात करते हुए उसने अभ्रम की नज़रों का पीछा किया और उस शख्स को देखकर उसकी भी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो उस शख्स को देखते हुए बोली, क्या बल्कि को पिंजरे से बाहर निकालने वाली शीला आंटी है? पर वो ऐसा क्यों करेगी? इधर नीति ने खुद से सवाल किया तो वहीं अभ्रम ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। ये बोल उसने जेगवार की तरफ देखा तो वो उसका इशारा समझते हुए शीला के पास गया। शीला को नहीं पता था कि अब्राहम की नजर गुस्से में उसे ही घूर रही है। वो तो सभी सर्वेंट की तरह अभी भी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी, पर अंदर ही अंदर वो डर रही थी कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। इसी डर से उसके माथे पर पसीना छलक आया था। तभी अचानक से जेगवार ने शीला का हाथ पकड़ा और उसे अब्राहम के पास उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उससे कहा, बेस्ट बले की केज को ओपन करने वाली मिस शीला। ये सुनते ही शीला ने चौंक कर अब्राहम और जेगवार को देखा और जल्दी से बोली, नहीं बीस्ट, मैंने ये नहीं किया। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? अब्राहम ने उसे गुस्से में देखते हुए दांत पीस कर कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ मिस सेला, आपने तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मॉम की सबसे ज्यादा वफादार थी, फिर इस गद्दारी की वजह क्या थी? बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? सेला अपनी जीत पर अड़ी रही और बार बार मना करती रही। ये देखकर अब्राहम अपनी जगह से उठा और अब्राहम अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास जाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? ये बोल उसने पाइथन की तरफ देखा तो उसने भी अब्राहम को देखकर सिर हिलाया और वहां से चला गया। वो उन दोनों सर्वेंट को अपने साथ लेकर आया जिन्हें कल अब्राहम को ड्रग्स देने के इल्जाम में पकड़ा था। जब शीला ने दोनों सर्वेंट को देखा तो वह हैरान रह गई। उनके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, न किसी चोट के निशान थे, बल्कि वे दोनों बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे थे। उन्हें देखकर शीला हैरानी के साथ बोली, बीस्ट, इन्हें तो कल आपने पनिश किया था पूरे विला में। इनकी दर्द भरी चीखें गूंज रही थी। इस पर टाइगर बीच में बोला, वो एक नाटक था ताकि तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाया जा सके। बोलते हुए वो शीला के पास आया और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बीस्ट पहले से जानते थे उनके सूप में ड्रग्स इन दोनों ने ही मिलाया और ये दोनों तो इतना डर गए थे कि बीस्ट के कदमों में जा गए थे। बीस्ट को जो ड्रग्स दिया जा रहा था वह कई सालों से दिया जा रहा था, पर ये दोनों तो 5 साल पहले ही इस विला में आए हैं, फिर ये दोनों कल्प्रिट कैसे हो सकते हैं? इसलिए हमने आज ये जाल बिछाया था। वो सभी सर्वेंट जो कुछ सालों पहले काम कर रहे थे, उन सभी को गार्डन साफ करने का काम दिया था और वो सभी सर्वेंट जो लगभग 15-20 सालों से काम करे उन्हें विला में ही रहने दिया। हम सबका एक साथ विला से बाहर जाना और कभी इनका विला में अकेले रहना, यह सब बीस्ट का प्लान था। टाइगर की बात सुनकर सभी हैरान थे। शीला अपनी फटी फटी आंखों से टाइगर को देखे जा रही थी तो वहीं नीति के भी तो होश ही उड़ गए थे और अब्रम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ शीला को घूर रहा था। तभी टाइगर ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बीस्ट को शक सभी पर था, पर असली दोषी कौन था ये हम में से किसी को नहीं पता था और उसी को सामने लाने के लिए बीस्ट ने यह प्लान बनाया कि विन के सूप पी लेने की वजह से तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया था। बीस्ट जानते थे असली दोषी अपना गुस्सा क्वीन पर निकालेगा, इसलिए उन्होंने क्वीन को चारा बनाया। इस सबके सो जाने के बाद हमने कल रात हॉल में एक हिडन कैमरा छुपाया था। हमने सोचा था जो भी आज क्वीन को नुकसान पहुंचाएगा वही असली कल्पित होगा और उसका चेहरा कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। टाइगर की बात को जारी रखते हुए आगे जेगवार ने कहा, पर शीला जी, आप तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। ना खुद पर किसी को शक करने दिया, ना अपना चेहरा कैमरे में कैप्चर होने दिया, पर एक गलती कर दी आपने।
शीला हैरानी से बारी-बारी सबके चेहरे देख रही थी, पर अभ्रम की ओर वो गलती से भी नहीं देख रही थी। उसे पता था अगर उसने अभ्रम को देखा तो वो कहीं वो उसके गुस्से की आग में जलकर भस्म ना हो जाए। इसी डर से उसने एक सेकंड के लिए भी अभ्रम को नहीं देखा। जयकुमार ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पर एक गलती कर दी आपने बुलेकी के रूम जाकर। भले ही विला के अंदर कहीं कैमरा नहीं लगा, पर बुलेकी के रूम में कैमरा लगा है। उस कैमरे में आपका फेस कैप्चर हो गया शीला आंटी, और आप पकड़ी गई। ये सुनते ही शीला की आंखें और बड़ी हो गई और डर से उसका शरीर कांपने लगा। वो ज्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी और धड़ाम से फ्लोर पर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। इतनी देर से वे सब सुन रही थी ने शीला को देखते हुए खुद से कहा, शीला आंटी ऐसा कैसे कर सकती है? वो इतने सालों से उन्हें ड्रग्स क्यों दे रही थी? क्यों उन्हें एक इंसान से जानवर बना रही थी? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? वहीं अभ्रम शीला के पास गया और उससे 4 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले और शीला को देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, उसके बाद ना कुछ बोलने का मौका दूंगा, ना जिंदा रहने का। तुम बुलेकी का शिकार टर्टल को बनाना चाहती थी, पर अब उस बुलेकी का शिकार तुम बनोगी। मुझे उस आदमी का नाम सुनना है जिसके कहने पर तुम मुझे इतने सालों से ड्रग्स देती आ रही थी। अभ्रम की बात सुनते ही शीला के होश उड़ गए थे। वो अपने भीगे आंसू से अभ्रम को देखने लगी थी और मन ही मन खुद से बोली, मैं बिष्ट को मैम साहब का नाम नहीं बता सकती, वरना वो मेरी जान ले लेगी। पर बिष्ट को उनका नाम नहीं बताया तो वो मुझे बुलेकी को खिला देंगे। शीला अभी सोच ही रही थी कि इतने में ही टाइगर ने कहा, शीला आंटी बीस्ट को उस शख्स का नाम बताइए, वरना बीस्ट आपके साथ क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर शीला ने उसकी तरफ देखा। तभी जयकुमार ने कहा, शीला आंटी बताइए कौन है वो जिसके कहने पर आप इतने सालों से बीस्ट को ड्रग्स देती आ रही है? बताइए शीला आंटी बताइए। शीला दोनों की बात सुनकर घबरा गई थी। वो बार बार अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी। डर से उसका गला सूख गया था। उसका सिर पहले से ज्यादा कांपने लगा था। उसने चोर नजर से अभ्रम को देखा तो वो अपनी खूंखार आंखों से उसे ही घूर रहा था। शीला एक सेकंड के लिए भी उसकी आंखों मैं देख नहीं पाई और उसने जल्दी से अपनी पलकें झुका ली। तभी अभ्रम ने अपनी तेज आवाज में कहा, टाइगर बुलेकी को लेकर आओ। ये सुनते ही शीला के होश उड़ गए और वो जल्दी से बोले, नहीं बीट ऐसा मत करिए, बुलेकी को यहाँ मत बुलाइए, मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। उसकी बात सुनकर जयकुमार ने कहा, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, तो प्लीज जल्दी से हमें उसका नाम बताइए। शीला ने बारी बारी एक नज़र सबको देखा और उसकी आंखें नीति से जा मिली। नीति उसे घृणा भरी नजरों से देख रही थी। जब उसे उसे पता चला था अभ्रम को ड्रग्स शीला दे रही है, वो उससे नफरत करने लगी थी। उसका बस चलता तो वह शीला को खुद अपने हाथों से मार देती। आखिर उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बागड़ बिल्ले को ड्रग देने की? नीति बहुत गुस्से में उसे घूर रही थी। शीला ने जल्दी से उससे नजरें हटा ली और अभ्रम को देखते हुए कहा, बीस्ट मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मुझसे कहा गया था। उस समय मैं बहुत मजबूर थी, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनके कहने पर आपको ड्रग देने लगी। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है और आज मैं उनका नाम आपको बताकर अपनी गलती को सुधारूंगी। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अभ्रम से माफ़ी मांगते हुए आगे बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। वो अभी बोल ही रही थी, कितनी मही उसे बीच में रोकते हुए अभ्रम ने अपनी बादल के जैसी गरजती आवाज में कहा, मुझे उसका नाम बताइए। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद और कड़क थी कि उसकी आवाज़ सुनकर वहां खड़े सभी लोग सहम गए थे। शीला वो तो रोने ही लगी थी और तभी रोते हुए बोली, आपको ड्रग देने वाला शख्स? अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी अचानक से एक शख्स जो 10 मिनट पहले विला में आ गया था और सबकी नजरों से छुपकर वो सबसे पीछे खड़ा था, उसने तेजी से शीला के पास जाते हुए डाइनिंग टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट में से चाकू उठाया और जैसे ही शीला आगे बोलने को हुई तभी उस शख्स ने शीला की जुबान काट दी। ये सब इतनी जल्दी और तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। सभी इस नज़ारे को अपनी फटी फटी आंखों से देखते रह गए। वहीं शीला बुरी तरह दर्द में तड़पने लगी और उसका मुंह खून से भर गया। शीला से हटकर जब सबकी नजरें उस शख्स पर गई तो अभ्रम ने उस शख्स को देखते हुए हैरानी के साथ कहा, मोम आप यहाँ? शीला की जुबान काटने वाली कोई और नहीं वसुंधरा थी। वसुंधरा गुस्से में शीला को घूर रही थी। उसने अभ्रम की बात पर उसे देखते हुए कहा, अभ्रम इसने जो किया है इसकी सजा तो इसे मिलनी ही थी, मैंने सब सुन लिया है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को ड्रग्स देने की? मैं इसकी जान ले लूंगी। ये बोल वो शीला की तरफ बढ़ी, पर तभी अभ्रम ने उसे रोकते हुए कहा, मोम रुक जाइए, ये मुझे उस आदमी का नाम बताने वाली है जिसके कहने पर ये मुझे इतने सालों से ड्रग्स दे रही थी। उसकी बात सुनकर वसुंधरा रुक गई और शीला को घूर कर देखने लगी। वहीं अभ्रम ने शीला के पास जाते हुए कहा, बताइए मुझे उसका नाम कौन है, वो आदमी जिसके कहने पर तुमने मुझे ड्रग्स दिया? बोलो शीला, बोलो। शीला ने अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा तो वो हैरान रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो बार बार बोलने की कोशिश कर रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। अभ्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए दांत पीसकर कहा, ले जाओ इसे। शीला को देखकर अभ्रम समझ गया था कि वे अब कभी कुछ नहीं बोल पाएगी। जुबान कट जाने की वजह से उसकी बोलने की शक्ति चली गई थी और वैसे भी आज तक बिना जुबान के कोई बोल पाया है क्या? अभ्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। टाइगर और जगवार दोनों ने अभ्रम
के ऑर्डर को फ़ॉलो किया और शीला को वहाँ से लेकर चले गए। जाते हुए शीला की आँखें वसुंधरा को ही देख रही थी, तो वहीं वसुंधरा भी उसे ही घूर रही थी। उसने शीला को देखते हुए मन में ही खुद से कहा, तुझे क्या लगा था तू अभ्रम को मेरा नाम बताकर मेरा सच उसके सामने ले आएगी? वो सच जिसे आज तक मैंने सबसे छुपा कर रखा है। वसुंधरा कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। वसुंधरा ये खेल अभी से नहीं, सालों से खेलती आ रही है। आज तक उसे कोई नहीं पकड़ पाया और ना ही आगे कोई उसे पकड़ पाएगा। ये कहते हुए वसुंधरा उस पल को याद करने लगी जब शीला ने उसे कॉल पर नीति के बारे में बताया था। फ्लैशबैक, कल दिन का समय, जब शीला को नीति के बारे में पता चला तो वो हैरान रह गई और सोचते हुए खुद से बोली, ये बात तो मुझे मैम साहब को बतानी पड़ेगी। बीस्ट के लिए बनाया गया सूप उस 2 कौड़ी की लड़की नीति ने पी लिया और अब बीस्ट को सूप का सच पता चल गया है। ये कहकर उसने वसुंधरा का नंबर डाल किया और उसे कॉल पर सब बता दिया। शीला की पूरी बात सुनकर वसुंधरा ने उससे कहा, किसी को तुम पर शक तो नहीं हुआ? शीला ने कहा, नहीं मैम साहब। ये सुनकर वसुंधरा ने सोचते हुए कहा, शीला अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस लड़की नीति को मार डालो, तुम्हें जो करना पड़े करो, पर उस लड़की को मार डालो। उसकी वजह से हमारा सालों पुराना राज बाहर आ गया। अगर वे जिंदा रही तो बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसे बहुत से राज बाहर आ जाएंगे जो अब तक अभ्रम से छुपे हैं। मैं नहीं चाहती अभ्रम को मेरे बारे में पता चले या मेरे राज के बारे में पता चले। अगर उसे भनक भी लग गई तो अतीत के पन्नों को खोलकर पढ़ने लगेगा। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी सच का पता चले, इसलिए तुम्हें उस लड़की को मारना ही होगा। वसुंधरा की बात सुनकर शीला ने उससे पूछा, पर मैम साहब मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? बीस्ट तो हर समय उस लड़की के साथ रहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, फिर मैं उसे कैसे मार सकती हूँ? इस पर वसुंधरा ने कहा, ढूंढो एक मौका, ऐसा हम तुम्हें जरूर मिलेगा जब अभ्रम उसके साथ नहीं होगा। उस मौके का फायदा उठाकर उसकी जान ले लो। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए। किसी को शक ना हो कि उसे मारा गया है। उसकी मौत को एक हादसा बना दो। वसुंधरा की बात समझते हुए शीला ने कहा, ओके मैम साहब, अब आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उस लड़की को ऐसी मौत दूंगी कि सबको उसकी मौत एक हादसा ही लगेगी। ये सुनकर वसुंधरा ने कॉल कट कर दिया और फिर सोचते हुए खुद से बोली, अभ्रम के सामने ड्रग्स का सच आ गया है। कहीं ऐसा ना हो उसे शीला तक पहुंचने का भी सुराग मिल जाए। अगर उसने शीला को पकड़ लिया तो वह मुझ तक पहुंच जाएगा। नहीं, वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मैं उसे कभी खुद पर शक नहीं करने दूंगी। मुझे वापस जाना होगा इससे पहले कि सब मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाए। मुझे वापस जाना होगा और सब ठीक करना होगा। अब वो आज तक सिर्फ मेरी सुनता आया है और वे आगे भी मेरी सुनेगा। मैं उसकी माँ हूँ और वह मेरी बात कभी नहीं टालेगा। मुझे वापस जाकर सब ठीक करना होगा। और तभी वसुंधरा ने डिसाइड किया कि वो दिल्ली वापस जाएगी। और फिर शीला से बात करने के कुछ घंटे बाद वो दिल्ली के लिए निकल गई। वहीं वसुंधरा से बात करने के बाद शीला नीति को मारने के बारे में सोचने लगी और तभी उसे बुलेकी का ख्याल आया। अब हमने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर शीला को एक मौका दे दिया था कि वो नीति पर हमला कर सके। और तभी शीला ने मौका पाकर बुलेकी को उसके पिंजरे से आजाद कर दिया। फ्लैशबैक एंड। ये सब सोचते हुए वसुंधरा के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई और वह खुद से बोली, तेरी जुबान इसलिए काटी शीला ताकि तू कभी अपनी जुबान से मेरा नाम न ले सके और मेरा राज हमेशा ही राज बनकर रहे। जो भी मेरे राज को जानने की कोशिश करेगा या मेरे और अभ्रम के बीच में आने की कोशिश करेगा, मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। खुद से बात करते हुए उसने तिरछी नजरों से दूर खड़ी नीति को देखा, तो वे भी उसे ही देख रही थी। नीति से नजर मिलती ही वसुंधरा ने अपने एक्सप्रेशन ठीक कर लिए और अपने नाटक को जारी रखते हुए अभ्रम के पास जाते हुए बोली, बेटा क्या तुम मुझसे नाराज है? मुझे पता है मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी, पर मैं क्या करती अभ्रम? पहले वो माया और अब शीला, मैंने दोनों पर कितना भरोसा किया और दोनों ने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया। जैसे ही मुझे पता चला वो शीला तुझे सालों से ड्रग्स देती आ रही है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं गुस्से में क्या कर रही हूँ। सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तेरा इतना अच्छा प्लान स्पॉइल हो गया है। कहते हुए उसने अभ्रम के सामने अपना सर झुका लिया और अपनी आंखों में नकली आंसू लिए रोने लगी। अभ्रम ने जैसे ही वसुंधरा को रोते देखा तो जल्दी से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, मोम ये आप क्या कर रही है? आपको मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैं जानता हूँ आप मेरी परवाह करती है, आप मुझसे प्यार करती है, इसलिए आपको गुस्सा आ गया। और आप फिक्र मत करिए, वो जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो अब मुझसे बच नहीं सकता, वो कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले मुझसे बचने की, या पर मैं उसे अंधेरे से खींचकर रोशनी में ही ले आऊँगा। अब हम किस बात पर? वसुंधरा ने उसे देखते हुए खुद से ही मन में कहा, तू मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता बेटा। जिसने तुझे अंधेरे में धकेला हो उसे तू रोशनी में लाने की बात कर रहा नहीं। अभ्रम तू कभी सच नहीं जान पाएगा। खुद से बात कर। वसुंधरा अभ्रम से बोली, मुझे तुझ पर भरोसा है बेटा, तू जरूर उस इंसान को ढूंढ लेगा जिसने तेरे साथ इतना गलत किया। मुझे अपने बच्चे पर, अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह बोल वो अभ्रम का सिर सहलाने लगे। वहीं इतनी देर से चुपचाप खड़ी सब देख रही नीति को कुछ अजीब लग रहा था। उसकी नजर तब से वसुंधरा पर ही थी जब से उसने शीला की
जुबान काटी थी। वो तब से ही वसुंधरा को बड़े ध्यान से देख रही थी और उसके चेहरे के बदल रहे भाव को देखते हुए नीति खुद से बोली, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दाल में कुछ काला है। पहले अचानक से माँ का चले जाना और फिर अचानक से वापस आना और आते ही शीला आंटी की जुबान काट देना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। पर जब उसने वसुंधरा और अभ्रम को देखा तो वसुंधरा का अभ्रम के लिए प्यार देखकर उसने आगे कहा, पागल बिल्ली के लिए माँ का प्यार कितना सच्चा है। वो कितना प्यार करते हैं उनसे और वो भी तो अपनी माँ से उतना ही प्यार करते हैं। हम बिना कुछ भी सोच लेते हमने कैसे एक माँ पर शक कर लिया। एक माँ तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर जाती है। फिर कैसे एक माँ खुद अपने बच्चे को इतना दर्द दे सकती है। ये सोचकर भी हमने पाप कर दिया। ये कहकर शिव नीति ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, सॉरी शिव जी, हमें माफ़ कर देना। हमने आज एक माँ की ममता पर शक किया, कितने गलत हैं हम। प्लीज़ शिव जी, हमें माफ़ कर देना। ये बोल नीति झुंझलाते हुए खुद से कहा, हम पर हमें कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। हम ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि असली मुजरिम का चेहरा बागड़ बिल्ले के सामने आए। ना किसी को उसका नाम पता चले जो उन्हें सालों से ड्रग्स देता आ रहा है। नीति अभी सोच रही थी कि तभी वसुंधरा ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खोई हुई तुम। नीति बेटा, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। नीति जल्दी से अपने सेंस में आते हुए बोली, सॉरी माँ। और फिर झुककर वो उनके पैर छूने लगी। वसुंधरा ने उसे आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते बोली, अब तुम कैसी हो। नीति ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हम ठीक है माँ। वसुंधरा ने उसे देखकर स्माइल करते हुए कहा, बहुत कमजोर लग रही हो, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। फिर अभ्रम की तरफ देखा। उसने आगे कहा, अभ्रम, नीति को कमरे में ले जा। अभ्रम ने सिर हिलाया और नीति को लेकर अपने रूम में चला गया। वहीं दोनों को जाते देखकर वसुंधरा ने साथ ही मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए कहा, जब से ये लड़की तेरी जिंदगी में आई है तुम मुझसे दूर होने लगा है। अब सबसे पहले इसे तेरी जिंदगी से निकालूंगी ताकि कभी कोई तुझे मेरी ममता के पिंजरे से आजाद न कर सके। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। उसने फ्लोर पर बिखरे खून को देखा और सर्वेंट से कड़क आवाज में बोली, साफ करो से, ये मेरा घर है, कोई डस्टबिन नहीं। मुझे फ्लोर क्लीन चाहिए। अगर एक भी निशान दिखाना तो मैं तुम सबको जॉब से निकाल दूंगी। वहां मौजूद सभी सर्वेंट उसकी बात सुनकर डर गए और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, ओके मैम आप जाइए, ओके मैम आप जाइए, हम अभी फ्लोर को क्लीन कर देते हैं। वसुंधरा उन्हें घूरते हुए वहां से चली गई। वहीं अभ्रम नीति को लेकर रूम में आ गया था। उसने नीति को बेड पर बिठाते हुए कहा, रेस्ट करो टर्टल, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये कहकर वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी नीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, हमारी बात तो सुनिए। अभ्रम उसकी बात सुनकर रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो नीति अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, आराम की हमें नहीं आपको जरूरत है, हम ठीक है और आप जख्मी, चलिए यहाँ बैठिए और आराम करिए। बोलते हुए नीति ने उसे बेड पर बिठा दिया। अभ्रम उसे देखता ही रहेगा। वहीं नीति उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखकर अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही हो टर्टल। नीति ने उसे देखते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपके जख्म देख रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है आपकी इज्जत लूटने का, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत सोचेगा। उसके बाद सुनकर अभ्रम के होठों पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई और उसने नीति पर नजर गड़ाए हुए ये कहा, अच्छा तो तुम मेरी इज्जत लूटना चाहती हो। नीति ने झुकी पलकों को उठाकर देखा और उसे नाराजगी से देखते हुए बोली, आप हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। हम क्यों आपकी इज्जत लूटेंगे। क्या आपने हमें ऐसी वैसी लड़की समझा है। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर और हम समझ गया था कि वे उसकी बात से चिढ़ गई। तभी उसने नीति को चिढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें ऐसी नहीं वैसी लड़की समझा है। नीति के हाथ जो उसकी शर्ट के बटन खोल रहे थे वो अचानक से उसकी बात सुनकर रुक गए और वो अभ्रम को घूरते हुए बोली, कहना क्या चाहते हैं। उसके पूछने पर अभ्रम ने कुछ नहीं कहा और उसे पकड़कर अचानक से उसे बेड पर लेटा दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दिया करो, बेचारा थक जाएगा, उसे कभी कभी थोड़ा आराम करने दिया करो। अभ्रम की गोल गोल बातें नीति के सिर के ऊपर से जा रही थी और तभी उसने अभ्रम की आंखों में देखते हुए कहा, आप हमसे इस तरह बात ना क्या करें, हमें आपकी बातें समझ नहीं आती। सब हमारे सिर के ऊपर से चला जाता है जैसे भोला का बैल, वो भी पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, पर हमें कुछ समझ नहीं आता। ये सुनती अभ्रम ने फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से गहरी सांस लेकर कहा, नोट अगेन टर्टल, तुम मुझे भोला के बैल के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो। इस पर नीति ने तपाक से कहा, अरे क्योंकि आप और दोनों एक जैसे हैं, आप दोनों कुछ भी कहते हैं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। अभ्रम ने अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती तो तुम समझना समझो, ना कि मैं भोला के बेल जैसा हूँ, अंडरस्टूड। ये कहते हुए अभ्रम ने अपने शब्दों पर जोर दिया तो नीति ने जल्दी से सिर हिला दिया और फिर उठने लगी, पर तभी अभ्रम ने उसके कंधों को पकड़ उसे वापस से लिटा दिया और उसे देखते हुए कहा, मॉम ने कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये सुन नीति बोली, पर हमने तो कुछ और ही सुना था। अभ्रम ने उसे देखते हुए अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा और उसके बालों को संवारते हुए कहा, तुमने गलत सुना है टर्टल, मॉम ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है, तो वो एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप लेटी रहो और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। अभ्रम की इस बात पर नीति ने सोचते हुए मन में ही खुद से कहा, यह पागल बिल्ला कहना क्या चाहता है, ये हमारा ख्याल लेट कर कैसे रखेंगे। वो भी सोच रही थी कि तभी उसकी सांसें अभ्रम की सांसों टकरा गई और जैसे ही उसने सामने देखा उसकी आंखें अभ्रम की आंखों से जा मिली। वो उसके काफी करीब था, उसकी नाक नीति की नाक को छूने वाली थी।
ये देखकर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और गहरी गहरी सांस लेते हुए अब्राहम की आंखों में देखने लगी। तभी अब्राहम ने उसकी बड़ी-बड़ी गोल आँखों को देखते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, "क्लोज योर आइज टर्टल एंड मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के दो।" इस पर नीति ने डरते हुए कहा, "पर आप तो हमारा ख्याल दूर रहकर भी रख सकते हैं ना? उसके लिए इतना करीब आने की क्या ज़रूरत है?" उसकी बात सुनकर अब्राहम ने एक उँगली से अपना माथा खुजाया और उसे देखते हुए कहा, "यह मेरा स्टाइल है, मैं तुम्हारा ख्याल ऐसे ही रखूँगा और अब तुम चुपचाप मुझे फ़ॉलो करो, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लेकी के पिंजरे में कैद कर दूँगा।" ये सुनते ही नीति डर गई और उसकी आँखों के सामने ब्लेकी का चेहरा आ गया। एक बार फिर उसके चेहरे को याद कर नीति का शरीर काँपने लगा। उसके सिर को काँपते देखकर अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, "टर्टल व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो?" नीति डरते हुए रुआंसी सी आवाज़ में बोली। वो बोले कि उसकी गोल्डन आँखें हमें घूर रही। ये सुनकर अब्रम समझ गया कि इसे वो पल याद आ रहा है जब वो ब्लेकी के सामने खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा और नीति को अपनी बाहों में भर लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, "टर्टल, तुम सच में एक छोटी बच्ची हो। अब भले कि वो अपने पिंजरे में है, अब तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सो रिलैक्स।" नीति ने उसकी बात को इग्नोर कर कहा, "पागल बिल्ले, हमने एक मन्नत मांगी है, क्या आप क्या कल आप हमारे साथ मंदिर चलेंगे?" अब्रम ने कहा, "ओके, पर अभी तुम आराम करोगी?" नीति धीरे से बोली, "ठीक है, हम आराम करेंगे, पर आप हमारे सो जाने के बाद हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना?" ये सुन अब्रम ने स्माइल करते हुए कहा, "नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब सो जाओ।" ये बोल उसने नीति के फोरहेड पर किस किया। वहीं उसकी बात सुनकर नीति शांत हो गई और चुपचाप उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए सोने की कोशिश करने लगी। उसे अपनी आंखें बंद किए हुए अभी 2 मिनट ही हुए थे कि तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी आंखें खोलते हुए अब्रम से दूर होकर बैठ गई। अचानक से नीति को ऐसे रिएक्ट करते देखकर अब्रम ने उससे पूछा, "टर्टल, अब तुम्हें क्या हुआ?" नीति उसके पूछने पर मुंह बनाकर बोली, "हमें आपके जख्म देखने हैं, आपके जख्म बहुत गहरे, हमें देखना है कहीं आपके जख्म से वापस से खून तो नहीं आने लगा।" उसकी बात सुनकर अब्रम समझ गया कि वो उसके जख्म देखकर ही रहेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके सामने बैठा रहा। उसे कुछ ना बोलते देखकर नीति भी समझ गई और फिर उसकी शर्ट निकाल कर उसके जख्म देखने लगी। उसके शक के मुताबिक अब्रम के जख्मों से खून बह रहा था। ये देखकर नीति ने कहा, "हमने आपसे कहा था ना, देखिए अब आपके जख्म से कितना खून बह रहा है।" ये कहते हुए उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब अब्रम को दर्द में देखकर उसे भी दर्द होता था। वो उसके सिर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जाने क्यों अब उसे अब्रम के जख्मों से फर्क पड़ने लगा था। वहीं अब्रम ने उसकी बात पर सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, "करेजी टर्टल।" नीति उसके जख्मों को साफ कर ड्रेसिंग करने लगी। वो जैसे उसके जख्मों की ड्रेसिंग करके उसके सामने आई तो उसकी नजर अब्रम के गठीले शरीर पर गई। उसकी नज़र अब्रम के चौड़े कंधे और उसकी मस्कुलर चेस्ट पर ही अटक गई। तभी नीति को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और अचानक से उसे हिचकी आने लगी। वो अब्रम को देखते हुए बार-बार हिचकी ले रही थी। ये देखकर अब्रम ने जल्दी से पानी का गिलास उठा कर दिया। नीति उसके हाथ से गिलास लेकर पानी पीने लगी, पर उसकी नज़र अभी भी अब्रम की मस्कुलर चेस्ट पर ही थी। वह चाहकर भी उससे नज़र नहीं हटा पा रही थी। नीति ने जल्दी से पानी पीकर गिलास अब्रम को पकड़ा दिया। उसने गिलास टेबल पर रखते हुए नीति की तरफ मुड़ते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी उसे देखकर हैरान रह गया। नीति चादर ओढ़कर लेट चुकी थी। तभी उसे देखते हुए अब्रम ने हैरानी के साथ कहा, "इसे क्या होगा?" वहीं चादर के अंदर नीति ने खुद को डांटते हुए कहा, "ये क्या कर रही थी तुम अभी? तुम बागड़ बिल्ले को ऐसे क्यों देख रही थी? अगर उसने तुम्हारी नजरों को देख लिया होता तो क्या सोचता वो तुम्हारे बारे में?" "नीति, तुम बिगड़ती जा रही हो। किसी को ऐसे देखना बैड मैनर्स होता है।" जैसे ही उसने ये कहा तभी उसकी अंतरात्मा ने उससे कहा, "किसी और को देखना बैड मैनर्स होता है, पर वो तो तुम्हारा पति है और तुम अपने पति को ऐसे तो क्या वैसे ऐसे वैसे किसी भी रूप में देख सकती हो।" अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर नीति ने कहा, "पर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे?" तो इस पर उसके तमात्मा ने कहा, "वो कुछ नहीं सोचेगा। सोच तुम ज़्यादा रही हो। अपने मुँह से चादर हटाओ और अपने पति को देखो।" नीति सिरहिलाते बोले, "नहीं, हम नहीं देखेंगे।" अंतरात्मा ने कहा, "तुम्हें उसे देखना होगा।" नीति बोली, "नहीं, हम नहीं देखेंगे।" अंतरात्मा ने फिर से कहा, "वो तुम्हारा पति है, देखो उसे। तुम उसे देख सकते हो।" नीति बोली, "हमने कहा ना, हम नहीं देखेंगे।" नीति चादर के अंदर ही अपने अंतरात्मा से बात किए जा रही थी। वहीं अब्रम जो भी उसे ही देख रहा था। उसे इतना हिलता-डुलते देखकर उसने कहा, "यह टर्टल को हो क्या रहा है?" ये बोलते उसने अचानक से उसके ऊपर से चादर हटा दी। ठीक उसी टाइम नीति अपनी अंतरात्मा से आर्गूमेंट करते हुए जोर से बोली, "हमने कहा ना, हम नहीं देखेंगे।" उसे इतना लाउडली बोलते देखकर अब्रम ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, "टर्टल, क्या हुआ तुम्हें? तुम किसे देखने की बात कर रही हो?" नीति चिल्लाते उठकर बैठ गई थी। वो अब्रम के पूछने पर अटकते हुए बोली, वो उससे बोल रहे थे, हमें नहीं देखना।" इतना बोलकर वो रुक गई। उसे बीच में ही रुकते देखकर अब्रम ने उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर देखा और इशारों में पूछा, "क्या हुआ टर्टल? अपनी बात पूरी करो।" नीति ने मुँह बना लिया और बोली, "गुड नाइट।" ये बोल वो वापस से लेट गई। मैं अब्रम ने घड़ी देखते हुए कहा, "सच है करेजी टर्टल, गुड नून का टाइम, ये गुड नाइट बोल रही है।" ये कहते हुए उसने सिर हिलाया और एज यूजुअल वो उसकी कमर पकड़कर सो गए। वहीं वसुंधरा के रूम में वसुंधरा लकड़ी की एक एंटीक चेयर पर बैठी झूल रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क थे।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गहरी सोच में डूबी है। तभी अचानक से वो चेयर पर झूलते रुक गई और अपना फ़ोन लेकर उसने एक नंबर डायल कर फ़ोन अपने कान पर लगाकर बोली, बस बहुत हो गया, अब मैं उस लड़की को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसका इंतज़ाम करो, उसकी वजह से आज सालों पुराना एक राज बाहर आ गया है। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा तो वसुंधरा उसकी बात पर भड़कते हुए बोली, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, अगर उसे अभी उसे छोड़ दिया तो वो एक दिन मेरा सारा बना बनाया खेल बर्बाद कर देगी। मैं उसे अब और नहीं झेलूंगी, मुझे वे लड़की अपने घर में नहीं चाहिए। कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाओ और हाँ, ध्यान रखना उसकी मौत एक हादसा लगनी चाहिए, वरना अगर गलती से भी अबरम को शक हो गया तो वह हम तक पहुंच जाएगा। वसुंधरा की पूरी बात सुनकर उस शख्स ने फिर से कुछ कहा तो वसुंधरा बोली, ओके, पर यह काम टाइम से हो जाना चाहिए। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया और फिर से चेयर पर झूलने लगी। उसकी आंखों के सामने कभी माया का तो कभी शीला का चेहरा आ रहा था। उसने दोनों के बारे में सोचते हुए कहा, वे दो लोग जो मेरे सबसे ज्यादा वफादार थे, सिर्फ लड़की की वजह से मेरे दोनों ही वफादार लोग मेरी जिंदगी से चले गए। सिर्फ इसकी वजह से ये लड़की मेरी आंखों में खटकने लगी। अब मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जहाँ एक तरफ वसुंधरा ने मन बना लिया था नीति को मारने का, तो वही नीति उसकी चाल से अनजान सुकून से अब्रम की बाहों में सो रही थी। नीति का चेहरा अब्रम के चेहरे के एकदम सामने था। उसकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा रही थी और तभी धीरे से खसमसाते हुए नीति ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजर अबरम के हम चेहरे पर ठहर गई। वो उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुराई और प्यार से उसे देखने लगी। कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद वो सोचते हुए बोली, भागड़ बिल्ली, आपने कितना कुछ सहा है ना। आप इतने सालों से किसी की साजिश का शिकार बनते आ रहे थे और उसकी खबर किसी को भी नहीं थी, ना आपको ना आपके अपनों को भी। पर एक बात हमें समझ नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सालों से आपको ड्रग्स दिया जा रहा था और आप में से किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। नीति खुद से बात करते हुए इस बारे में सोचने लगी और फिर सोचते हुए आगे बोली, जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है इन सब में आपका कोई अपना शामिल है, पर वो कौन हो सकता है ये हमें समझ नहीं आ रहा। हम इतने महीनों से आपके घर में आपके साथ रहे, पर आज तक हमने आपकी माँ के अलावा किसी और को नहीं देखा। क्या आपकी फैमिली में आपके और माँ के अलावा कोई और नहीं है? फिर थोड़ा रुक कर आगे बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? माँ जिस तरह से रहती है वे तो एक सुहागन की तरह रहती है। इसका मतलब आपके पापा जिंदा है, पर वो है कहाँ? हमने कभी आपके पापा को नहीं देखा। वो कहाँ है और क्यों आपके साथ नहीं रहते? ना आपसे कभी मिलने आते हैं। वो कहाँ है? आपने कभी उनके बारे में बात नहीं की। ये कहते हुए नीति अबरम को देखे जा रही थी। तभी बेड साइड पर टेबल पर रखा उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। ये देखकर नीति ने घबराते हुए कहा, कहीं इस फ़ोन की वजह से आपकी नींद खराब ना हो जाए। आप सोते हुए ही अच्छे लगते हैं। ये बोलकर वो फ़ोन उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगी, पर उसका हाथ टेबल तक पहुंच ही नहीं रहा था। पर फिर भी वो जैसे तैसे अब्रम के ऊपर झुकी कोशिश कर रही थी कि तभी उसका हाथ फिसल गया और वो उसके ऊपर गिर गई। नीति के उसके ऊपर गिरते ही अब्रम की आंखें खुल गई। नीति जल्दी से उसके ऊपर से उठ गई, पर वह अभी भी उसके ऊपर झुकी हुई थी। अब्रम ने जैसे ही नीति को अपने ऊपर झुके देखा तो अपनी भुआ से खोल कर उसे देखते हुए बोला, टर्टल, तुम मेरी इज्जत लूट रही हो। ये सुनते ही नीति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, बागड़ बिल्ले, ये आप क्या कह रहे हैं? हम अबरम ने उसे आगे बोलने का मौका दिए बिना ही कहा, अगर तुम्हारे इरादे ऐसे नहीं है तो तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? बोलो। ये कहते हुए उसने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई तो नीति जल्दी से बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपकी नींद खराब ना हो जाए इसलिए हम आपका फोन लेने के लिए उठे थे, पर आप तो हम पर ही शक कर रहे हैं। ये बोल वो उसके ऊपर से हटने लगी, पर तभी झटके से वो उसके ऊपर से आ गई। ये देखकर अबरम धीरे से मुस्कुराया और उसने नीति की कमर पर अपने दोनों हाथ बांध दिए। नीति उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े हमें। इस पर अबरम ने कहा, क्यों छोड़ू? तुम खुद मेरे करीब आई हो। नीति उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, हम आपके करीब नहीं गए बल्कि हम गिर गए हैं, वो भी आपकी वजह से। हमारे कपड़ों पर आप सो रहे हैं। आप छोड़िए हमें, हमें उठना है। अबरम उसकी बात पर धीरे से मुस्कुराया और उसे देखते हुए बोला, टर्टल, तुम्हारे कपड़े भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने देना चाहते, पर तुम हो कि मुझसे दूर जाने की जिद पर अड़ी हो। नीति उसकी बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगी तो अबरम उसकी मुस्कान उसके चेहरे को देखकर और गहरी हो गई। वो मुंह बनाकर उसके ऊपर से हटने लगी, पर तभी अबरम ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, टर्टल, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगे? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मुझसे जीतना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। नीति ने उसकी बात सुनकर कसमसाना छोड़ दिया और उसे देखते हुए बोली, जानते हैं हम शिव जी ने हमें अब आप जितना पावरफुल नहीं बनाया, पर हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे अंदर भी बहुत ताकत है। हम अपने गाँव में दो नीति से क्या आगे कुछ कहती कि इससे पहले अबरम ने उसके होठों पर एक उँगली रखकर उसे खामोश कर दिया और नाम में सिर हिलाते हुए कहा, नो टर्टल नो, मुझे तुम्हारे गाँव की कहानी नहीं सुननी। तुम फिर किसी जानवर से मुझे कंपेयर करोगी। इस बात पर नीति ने उसे नाराज़गी से देखा और मुँह घुमा कर बोली, हमें फ्रेश होना है, छोड़िए हमें। ये सुनते ही अबरम ने उसे छोड़ दिया और वो उठकर जाने लगी। वहीं अबरम बेड के क्रॉन्से के सहारे बैठ गया। नीति वासु के पास जाकर रुक गई और मुड़कर अबरम को देखने लगी। वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसे देखकर नीति अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोली, क्या हमें
उनसे उनके पापा के बारे में पूछना चाहिए। अगर उन्हें हमारी बात का बुरा लग गया तो फिर खुद से ही बात करते हुए उसने आगे कहा, पर अगर आप पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। ये कहते हुए उसे एक आइडिया आया और वो दबे पाँव बेड के पास जाते हुए बोली, बागड़ बिल्ली, हमें तुमसे एक बात कहनी थी। ये सुन अब्रम ने उसे देखा और कहा, बोलो क्या बात करनी है। अपनी थी अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली, हमें अम्मा और पापा की याद आ रही है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही अब्रम समझ गया कि नीति गाँव जाना चाहती है और तभी उसने अचानक से सख्त आवाज में कहा, नो, तुम गाँव नहीं जाओगी टर्टल, मैं तुम्हें गाँव जाने की परमिशन नहीं दूंगा। उसकी बात पर नीति मुंह बनाकर बोली, पर हमें उनकी याद आ रही है, क्या आपको नहीं आती अपने पापा की याद। अब्रम जो नीति को देख रहा था उसकी बात सुनकर अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने नीति को से नजरें फेर ली। उसे खुद से नजरें चुराते देखकर नीति उसके पास जाकर बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको, क्या आपको आपके पापा की याद आ रही है। अब्रम ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ पीछे खींच कर उठकर जाने लगा। पर तभी नीति ने उसके पर तभी नीति के शब्दों ने उसके आगे बढ़ते कदमों को रोक लिया। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, हम इतने महीनों से यहाँ रह रहे हैं पर कभी हमने आपके पापा को नहीं देखा, ना कभी आपने उनके बारे में कोई बात। क्या आपके पापा कहाँ है। नीति बोले जा रही थी और वहीं अब्रम उसकी बात सुनकर कहीं खो गया था। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य चलने लगे जिसमें एक हैंडसम आदमी एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा था। वहीं नीति ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, बताइए ना, आपके पापा कहाँ है, क्या आपके पापा कहाँ है क्या अब वो इस दुनिया में। उसने अभी इतना ही कहा था कि तभी अब्रम ने उसे रोकते हुए तेज आवाज में कहा, टर्टल, मेरे डेढ़ जिंदा। ये कहते हुए अब्रम उसकी तरफ मुड़ा और उसे अपनी सख्त नजरों से देखते हुए उसके पास जाते हुए कहा, मेरे डेढ़ जिंदा है। हाँ, वो मेरे साथ नहीं रहते, ना मुझसे कभी मिलने आते हैं, पर वो जिंदा है, मुझसे मिलने नहीं आते क्योंकि वो कोमा में है। बोलते हुए अब्रम नीति की आंखों में देख रहा था तो वही नीति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसने अब्रम की आंखों में देखते हुए पूछा, उन्हें क्या हुआ था। अब्रम ने कहा, 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए और फिर कभी होश में नहीं आए। वो इस वक्त अमेरिका में है, मोम उनके पास ही रहती है और कभी कभी मुझसे मिलने इंडिया आती है। मोम मुंबई में भी एक डॉक्टर से मिलने गई थी। वो डॉक्टर को मेडिकल फाइल दिखाने गई थी। डेढ़ की एक सर्जरी होनी, उस सर्जरी के बाद शायद वो कोमा से बाहर आ सकते हैं। अब्रम जमीन को घूरते हुए बोले जा रहा था। वहीं नीति उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोली, टाइगर फैन है भी उनके एक्सीडेंट के बारे में बताता, क्या उस एक्सीडेंट के बाद वे कोमा में चले गए। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो वे बागड़ पिल्ले को बचा नहीं पाए। खुद से ही ये कहानी बुनते हुए नीति ने अब्रम की तरफ देखते हुए कहा, उनका एक्सीडेंट जब हुआ तब आप कहाँ थे। ये सुनते अब्रम ने उसे सख्त नजरों से देखा और घूरने लगा। नीति उसके इस तरह देखने से शक पका गई और जल्दी से उससे नजर चुराते हुए बोली, वो हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे, अगर आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं। अब्रम एक कदम चलकर उसके नजदीक आया और उसे घूरती नजरों से देखते हुए बोला, टर्टल, मेरे अतीत में झांकना चाहती हो, मेरे बारे में जानना चाहती हो, मैं कौन हूँ और ऐसा क्यों। नीति डर के पीछे हटते हुए अटक कर बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते कुछ भी जानना, हम तो बस। अब्रम ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसकी बाहों को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों को देखते हुए कहा, खूनी हूँ मैं, खून क्या है मैंने। ये सुनते ही नीति का गला सूख गया और अब्रम की कठोरता उससे बर्दाश्त नहीं होती और तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए। नीति डरी सहमी नजरों से उसे देख रही थी और उसके आंसू अपनी जगह बनाकर बहने के लिए अब्रम ने जैसे उसे रोते हुए देखा, उसने नीति की बाह छोड़ दी और उससे दूर हो गया। वो अपनी बाह को सहलाते हुए आंखों में आंसू लिए अब्रम को देख रही थी। तभी वो उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। नीति ने कसकर उसे पकड़ लिया और उसके सीने से लगी रोने लगी। तभी अब्रम ने उसका सर सहलाते हुए कहा, टर्टल, मत जानो मेरे बारे में, तुम जितना मेरे बारे में जानोगी तुम्हें उतनी ही तकलीफ होगी। मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए आगे से कभी भी मेरे अतीत के बारे में बात मत करना। नीति उसके सीने से लगी सुबकते हुए उसकी सारी बातें सुन रही थी। अब्रम ने उसे और कुछ देर तक समझाया और फिर उसे खुद से दूर कर देखा तो नीति उसकी बाहों में रोते रोते सो गई थी। अब्रम ने उसे अपनी बाहों में उठाकर पेड़ पर लिटा दिया और उसके सिर को प्यार से सहलाकर उसके फोरहेड पर किस कर वो रूम से चला गया। वो जैसे ही हॉल में आया और स्टडी रूम की तरफ जाने लगा तभी वसुंधरा ने उसे रोकते हुए कहा, अब्रम यहाँ। वसुंधरा के बुलाने पर अब्रम ने उसे देखा और उसके पास चला गया। वसुंधरा डिनर कर रही थी। उसने अब्रम को बैठने का इशारा किया तो वो उसके पास बैठ गया। वसुंधरा ने ममता भरे शब्दों में कहा, बेटा नीति कैसी है। अब अब्रम ने कहा, मोम ठीक है पर अभी सो रही है। वसुंधरा ने उसे समझाते हुए कहा, बच्ची ही तो है अभी। फिर उसने ये सब पहले भी नहीं देखा होगा इसलिए ज्यादा डर गई होगी। तू थोड़ा उस पर ध्यान दे, उसका अच्छे से ख्याल रख। मैं जानती हूँ बेटा, तूने बहुत उत्साह है, पहले उसका धोखा, फिर माया और सिरा की साजिश और तेरे बिजनेस राइवल, पता नहीं कौन कब कहाँ के किस वक्त तुझे धोखा देते पता नहीं। इसलिए कह रही हूँ कि नीति पर थोड़ा ध्यान दे, उसे तेरे अटेंशन की जरूरत है। अब्रम चुपचाप वसुंधरा की बात सुन रहा था। वसुंधरा ने उसका भरोसा बहुत पहले ही जीत रखा था इसलिए अब्रम कभी भी उसकी बात पर कोई सवाल नहीं उठाता था। वो वसुंधरा की हर बात मानता था। अभी भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वहीं वसुंधरा ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, वो एक शादीशुदा लड़की है, ऊपर से उसकी उम्र भी कम है और थोड़ी सी नासमझ भी है, किसी की बातों में आसानी से आ भी जाएगी। इसलिए कह रही हूँ थोड़ा ध्यान दे उस पर, मुझे तो डर है कहीं कन्या की तरह वो भी। यह बोलते हुए वसुंधरा अचानक से रुक गई क्योंकि अब्रम ने ठीक उसी टाइम उसे पलके उठाकर देखा था। अब्रम से आंखें मिलती वसुंधरा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी अब्रम ने कहा, मोम टर्टल को मैंने
मैंने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, बट आई वाज रॉन्ग बिकॉज़ टर्टल इज़ इनोसेंट। और मैंने उसे अपने दुश्मन के हाथों की कठपुतली समझा, पर अब मैं उसे जान गया हूँ, शी इज़ गुड और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। मैं उसके बारे में सब जानता हूँ, उसका पास्ट, उसका वर्तमान और फ्यूचर। तो मैं हूँ उसका, वो मुझे कभी चीट नहीं करेगी। आई ट्रस्ट हर। अब हम बोलते हुए नीचे देख रहा था। तो वहीं वसुंधरा उसके चेहरे पर नजर गड़ाए उसे देख रही नहीं थी, पर उसे इतना भरोसा करते देखकर वसुंधरा भी हैरान थी। जैसे ही अब्रम ने उसे देखा, उसने झट से अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को ठीक कर लिया और जबरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर लिए बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। शायद नीति ही वो लड़की है जो तेरे लिए बनी है, जो तुझे सच्चे मन से अपनाएगी। वसुंधरा की इस बात पर अब्रम ने कुछ खुद से कहा, हाँ वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, उसके दिमाग और दिल दोनों में जगह में हूँ, मेरे निशान है वहाँ पर। और मुझे लगता है टर्टल भी मुझे ही पसंद करती है, मुझसे पहले उसकी लाइफ में ना कोई था, ना मेरे बाद कोई होगा। टर्टल यू आर माइन, यू आर ओनली माइन। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। खुद से बात करते हुए अब्रम तिरछा मुस्कुराया। तभी वसुंधरा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब्रम बेटा क्या सोच रहे हो? अब्रम ने अपने सेंस में आते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है मॉम, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। ये सुन वसुंधरा धीरे से मुस्कुरा दी। अब्रम उठकर चला गया। वहीं वसुंधरा उसे जाते देखकर बोली, अच्छा तो उसका जादू चल ही गया। वो जो एक जानवर जैसा बेरहम था, उसे रहमदिल बना दिया उस लड़के ने। ये बोलते हुए वसुंधरा ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगे। वहीं अब्रम स्टडी रूम में आ गया। टाइगर और जगवार दोनों पहले ही से उसका वहाँ इंतजार कर रहे थे। अब्रम के आते ही टाइगर ने कहा, बीस्ट क्वीन को कॉलेज से फोन आया था, कुछ दिनों में क्वीन के एग्जाम शुरू हो जाएंगे और उनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब्रम ने नीति के कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे रखी थी, इसलिए टाइगर नीति की हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखता था। टाइगर की बात सुनकर अब्रम ने कहा, टर्टल कल पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसके नेक्स्ट डे वे कॉलेज वापस ज्वाइन कर लेगी। तुम कॉलेज के डीन प्रोफेसर से बात करके टर्टल के सिलेबस को कंप्लीट करवाओ। मुझे उसकी स्टडी में कोई लूप नहीं होना, नहीं होल नहीं चाहिए। यह सुन टाइगर ने कहा, गॉट इट बीस्ट। टाइगर से बात कर अब्रम ने जैगवार की तरफ देखा और उसने कहा, बीस्ट मैंने उसको ढूंढ निकाला है, पर अभी हमें सबूत नहीं मिले। उस सिंबल को बनाने वाली वही शॉप है और शॉप के मैनेजर ने सिंबल को पहचान तो लिया, पर सबूत के लिए अभी हम एक वीक और इंतजार करना होगा। ये सुन अब्रम ने कहा, एक हफ्ता बहुत होता है जैगवार, इससे ज्यादा और इंतजार नहीं करना। मुझे अब सच जानना है उस सिंबल का भी और उसका भी, जो आज तक इतने सालों से मुझे ड्रग्स देता आ रहा है। मुझे उन लोगों के चेहरे, उनके नाम चाहिए। उन सबको मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। जगवार उसके गुस्से को देख रहा था। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था, वो उसके साथ बचपन से था, पर आज तक उसे भी पता नहीं चला कितने सालों से अब्रम को कोई ड्रग्स देता आ रहा है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब्रम की बात पूरी होते ही जगवार ने कहा, बीस्ट डोंट वरी, हम उन्हें पकड़ लेंगे, वो चाहे हमसे छुपने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। पर उनकी ये गलती ही हमें उन तक ले जाएगी। बहुत जल्द तक आपके पीछे छुपे चेहरे और सब आपके सामने होंगे। अब्रम ने उसकी बात पर धीरे से सिर हिलाया और उठकर चला गया। वो अपने रूम में आया और नीति को सोते हुए देखकर उसे वसुंधरा की कही बातें याद आने लगी और उसके पास गया और उसे करीब से देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम भी उसे पसंद करती, तुम भी मुझे पसंद करती और मुझे कभी तुम धोखा नहीं दोगी। आई ट्रस्ट यू टर्टल। ले कहकर उसने नीति के माथे को चूम लिया और उसके बगल ही लेट गया। अगली सुबह जब नीति की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर अकेला पाया। अब्रम को अपने पास न देखकर उठकर बैठ गई और एक छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलने लगी। तभी अब्रम शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और नीति को एक नजर देकर वो धीरे से मुस्कुराया और फिर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहीं नीति ने जैसी अपनी आंखें खोली तो अब्रम के दर्शन हुए। उसने अभी भी शावर लिया था, इसलिए उसकी अपर बॉडी क्लोथलेस थी। नीति ने जब उसे देखा तो उसे देखती रह गई। एक बार भी उसे देखते ही उसमें खो गई थी। अब्रम बहुत हॉट लग रहा था। हालांकि उसने शोर के नाम पर सिर्फ स्पंज बात लिया था, पर फिर भी वो बहुत कूल और फ्रेश लग रहा था। नीति की आंखें उसे बारीकी से देख रही थी। वो कभी अब्रम के चेहरे को देखती तो कभी उसकी मस्कुलर चेस्ट को, तो कभी उसकी नजर अब्रम के कंधों पर चली जाती, वो कभी उसके बाइसेप्स पर अटक जाती। अब्रम को देखते उसका गला फिर से सूखने लगा था। वहीं अब्रम नीति के रिएक्शन को मिरर में देख रहा था। उसे नीति का खुद को इस तरह देखना अच्छा लग रहा था। उसने मिरर में दिख रहे नीति के एक्स को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, यू लाइक मी टर्टल। नीति को देखते उसके होठों पर न दिखने वाली स्माइल आ गई। वही नीति जो ध्यान से उसे देख रही थी, उसने अब्रम को देखते हुए खुद से कहा, अब समझ आया हमें वो माया और चिकनी चुड़ैल आप पर इतना क्यों मरती थी। तभी उसकी नजर अब्रम के पेट पर चली गई। उसके जख्मों से हल्का हल्का खून बहने लगा था। ये देखकर नीति जल्दी से उठी और अब्रम के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने जल्दबाजी में अपना दुपट्टा भी नहीं लिया था। वहीं अब्रम ने उसे अपने पास देखकर कहा, टर्टल क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो। नीति ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपने बालों को एक हाथ के कान के पीछे करते हुए बोली, आपको अपनी थोड़ी सी भी परवाह है। देखिए जरा, फिर से आपके जख्मों से खून बहने लगा है। आपको शावर लेना था ना, तो आप हमें बुला लेते, हम आपकी हेल्प कर देते। ये कहते हुए उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसके माथे पर सिलवटें उभरी हुई थी। अब्रम उसे खुद के लिए परेशान होते देखकर खुश था। तभी नीति ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर ले जाकर बिठा दिया। उसने फर्स्ट एड बॉक्स लिया और उसके जख्मों को साफ कर ड्रेसिंग करने लगी। नीति के छोटे छोटे गर्म हाथ को अब्रम अपने ठंडे सिर को फील कर एक अलग ही एहसास से रूबरू हो रहा था। नीति के छूने पर ही
छूने भर से ही उसे अपने सिर में बदलाव महसूस हो रहा था। तभी वह ड्रेसिंग कर उसके सामने आकर बैठ गई। उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, अगर ये गलती हमसे हुई तो आप हमें सजा देते। अब बताइए हम आपको के साथ क्या करें? बोलते हुए उसने अपनी दोनों आईब्रो उचकाई तो ब्रह्म ने उसकी गोल गोल बड़ी आंखों में देखते हुए कहा, जो तुम चाहती हो। नीति को उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह अब्रम की बात सुनकर चौंक गई और हैरानी से उसे देखने लगी। उसे आज अब्रम की आंखों में एक अलग जज्बात और जुनून की झलक दिख रही थी। वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पाई और जल्दी से उससे नजर फेर कर इधर उधर देखते हुए उड़ने लगी। तभी अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा तो अचानक उसके खींचने से नीति उसके ऊपर जा गिरी। उसके दोनों हाथ अब्रम के कंधों पर थे और वे उसके ऊपर झुककर खड़ी उसकी आंखों में देख रही थी। अब्रम ने उसके नाजुक पतले कमर को अपने मजबूत हाथों में फोल्ड किया हुआ था। तभी वो उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाने लगा। वहीं नीति ने जब ये महसूस किया तो उसका रोम रोम सिहर उठा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें अचानक ही बहुत तेज हो गई और उसने अपने हाथों को अब्रम के कंधे पर दबा दिया। जैसे ही अब्रम की नजर उसके चेहरे से फिसल कर उसके पतले सुराही जैसे गर्दन पर गई तो वो उसकी नेक को देखता ही रह गया। अब्रम की नजरों की गर्मी को नीति खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो जैसे ही फिर से उससे दूर जाने को हुई तभी अब्रम ने उसकी नेक को पीछे से पकड़ लिया और उसके सिर को अपने चेहरे पर झुकाते हुए वो उसे अपने और करीब ले आया। इतने करीब कि नीति की भारी सांसों उसकी सांसों में घुल रही थी। उसने नीति के माथे को अपने माथे से जोड़ दिया और अपनी नाक को उसकी नाक अपनी नाक से उसकी नाक को छूते हुए उसके थरथरे होठों पर अपने होठ रोक दिए। उसने नीति को अपने इस जज्बातों के जाल में कुछ इस तरह कैद कर लिया था कि वो उसमें खो गई। वो उसे एक लाइट सॉफ्ट स्मूथली किस कर रहा था, पर समय के साथ उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी और उसकी सॉफ्ट किस कब जिद और जुनून में भर गई उसे पता भी नहीं चला। अब नीति उसके ऊपर झुकी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी बाहों में कैद उसकी गोद में बैठी हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।